दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फैक्ट इन इश्यू एंड रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कि किस फैक्ट को फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है और किस फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट कहा जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लिया और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो दोस्तों, ऐसे फैक्ट जो कि इश्यू में है, जो कि विवादों में, उस सारे फैक्ट को फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। यानी कि जो विवादों में फैक्ट है उसे फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं कि अगर कोई व्यक्ति जो फैक्ट्स बता रहा है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ पे रहता हूं, मैं यहाँ पे काम करता हूं, एबीसी नाम की कोई कंपनी है, वहां पे मैं काम करता हूं, और जब ये हुआ उस दिन में पूरे दिन ऑफिस में था, तो ये सारे हो गए फैक्ट्स हो गए। लेकिन जब ये बोलता है कि मैं ये जब हुआ तब मैं पूरे दिन ऑफिस में था, और तब कोई ऑब्जेक्शन उठाता है कि भाई नहीं, आप झूठ बोल रहे, आप उस दिन आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चले गए थे, तो वो क्या हो गया? तो वो हो गया फैक्ट इन इश्यू, क्योंकि उस फैक्ट पर विवाद है, उस फैक्ट पर इश्यू है, तो वो क्या क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फैक्ट इन इश्यू कहलाएगा। किसी भी केस का जो फैक्ट इन इश्यू होता है ना, वो उसके प्रोविजन के एसेंशियल पर डिपेंड होता है। जैसे कि अगर कोई किसी व्यक्ति है, उस पर नेग्लिजेंसी का आरोप है कि भाई उसने कार चलाने में नेग्लिजेंसी की, तो इसमें क्या होगा कि जो उसकी ड्यूटी थी केयर करने की, उसकी ड्यूटी थी संभल कर गाड़ी चलाने की, उसकी ड्यूटी थी ध्यान रखने का ताकि वो डैमेज ना हो, तो ये सारे क्या हो गए कि ड्यूटी ऑफ केयर है, नेग्लिजेंसी है, उसे संभल कर गाड़ी चलानी चाहिए थी, तो ये सारे हो गए फैक्ट इन इश्यू हो गए कि उसने किया है या नहीं किया, ये विवाद है, तो इस पर इसे फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। यानी कि कोई भी ऐसा फैक्ट जिस पर विवाद है, जिस पर इश्यू है, उसे फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। अब बात करते हैं रिलेवेंट फैक्ट के बारे में कि किसे रिलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। तो देखिए, रिलेवेंट फैक्ट होता है वो जुड़ा हुआ होता है फैक्ट इन इश्यू से, और रिलेवेंट फैक्ट से जो फैक्ट इन इश्यू है उसे या तो अप्रूव किया जा सकता है या तो डिसअप्रूव किया जाता है। यानी रिलेवेंट फैक्ट होता है वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फैक्ट इन इश्यू से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि ए ने बी को मारा, तो ये क्या हो गया? ये फैक्ट इन इश्यू हो गया कि ये मारा है या नहीं मारा है, ये डिबेट की यानी कि इश्यू की बात है। लेकिन रिलेवेंट फैक्ट का क्या कहा जाएगा कि देखिए ए और बी को साथ में देखा गया था, तो ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। फिर ये बोला जाएगा कि जब बी को मारा गया तब ए के हाथ में चाकू या फिर गन थी, तो ये क्या हो गया? ये रिलेवेंट फैक्ट हो गया। फिर ये देखा जाएगा कि ए जब जा रहा था तब उसके कपड़े के ऊपर खून था, तो ये सारा क्या हो गया? तो रिलेवेंट फैक्ट हो गया। अब रिलेवेंट फैक्ट के बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेके 55 तक बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी फैक्ट है जो कि रिलेवेंट फैक्ट कहा जाएगा। यानी कि जो तरीका बताया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 5 से लेके 55 तक, ये तरीका बताया गया है कि किस तरीके से कोई भी जो फैक्ट है वो किस तरीके से रिलेवेंट फैक्ट हो सकता है और किस तरीके से फैक्ट इन इश्यू से जुड़ा हुआ होता है, इसके बारे में बताया गया है। तो जो रिलेवेंट फैक्ट होते हैं वो फैक्ट इन इश्यू से रिलेवेंट होते हैं, यानी किसी भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो रिलेवेंट होते हैं। लेकिन हर रिलेवेंट फैक्ट कोर्ट में एडमिसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि कुछ रिलेवेंट फैक्ट होते हैं जो कि कोर्ट में एडमिसिबल होते हैं, कुछ रिलेवेंट फैक्ट होते हैं जो कि कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते। जैसे कि कोई रूमर है तो वो एडमिसिबल नहीं है, चाहे भले वो रिलेवेंट हो। या फिर जैसे कि सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो हस्बैंड और वाइफ का जो कन्वर्सेशन होता है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है एज पर सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो अगर किसी फैक्ट इन इश्यू से ये जो रिलेवेंट फैक्ट होता है, हस्बैंड और वाइफ का कन्वर्सेशन है, वो रिलेवेंट है, तब भी ये कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति हस्बैंड और वाइफ का जो कन्वर्सेशन होता है वो कोर्ट में रखना चाहता है तब भी, और वो रिलेवेंट है, फैक्ट है, तब भी वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 122 के तहत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड होता है। यानी कि जो रिलेवेंट फैक्ट होता है वो कोर्ट में एडमिसिबल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन रिलेवेंट फैक्ट किसे कहा जाएगा, तो इसके बारे में बताया गया है सेक्शन 5 से लेकर 55 तक इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है कि उसमें तरीका बताया गया है कि किस तरीके से किसी भी फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, कहा जाएगा, इसके बारे में बताया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना
कि फैक्ट इन इश्यू क्या होता है कि जिस फैक्ट पर इश्यू है, जिस फैक्ट पर विवाद है, उसे फैक्ट इन इश्यू कहा जाता है। और जो फैक्ट रिलेवेंट है, किसी फैक्ट इन इश्यू से रिलेवेंट है, उसे अप्रूव या डिसअप्रूव करने के लिए रिलेवेंट है, तो ऐसे फैक्ट को रिलेवेंट फैक्ट कहा जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी इंफॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी कि फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।